अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में हुआ करते हैं। उनकी सेहत कुछ ठीक नहीं है, अगले हफ्ते से इंशाल्लाह वो हमें ज्वाइन करेंगे। आज वो प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर रहे हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कॉलम निगार, साबिक ब्यूरोक्रेट और सीनियर तज्ज़ियाकार इज़हारुल हक साहब। बहुत शुक्रिया इज़हार साहब आपके वक्त का। इसके साथ ही साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब आपका भी शुक्रिया, वीडियो लिंक पे ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मारूफ दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब। जनरल साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि इससे पहले हम दूसरों की जंग लड़ा करते थे और उन्हीं से गालियां भी खाते थे। इसके साथ साथ उन्होंने आज वो नज़रिया जिसकी बुनियाद पे इस पाकिस्तान का वजूद अमल में लाया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसकी बात भी की और कहा कि कौम जब इकट्ठी हो जाए, कौम जब जाग जाए तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह के साए तले आ जाती है। मौजूदा जो हालात हैं, इन हालात में सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का दौरा इंतहाई इम्पॉर्टेंट। शाह महमूद कुरैशी ने उन्हें रिसीव किया। वज़ीर आज़म हाउस जब वो पहुँचे तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ख़ुद उनका इस्तकबाल किया। इज़हारुल हक साहब आपकी तरफ आते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का इन हालात में पाकिस्तान आना, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कोई ख़ुसूसी पैगाम भी वो लाए हैं। आपका मुशाहिदा क्या है, आपकी समझ में क्या आता है, क्या पैगाम हो सकता है? पैगाम भी हो सकता है कोई ऐसा जो क्राउन प्रिंस ने, शहजादा ने खुसूसी तौर पर भेजा हो, मगर अब्बासी साहब फॉरेन मिनिस्टर का आना बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा पैगाम है। ये एक ख़ुद बहुत बड़ा सिंबल है। मैंने उस दिन भी अर्ज़ किया था एक प्रोग्राम में कि सारे मिडल ईस्ट में, सारी अरब ताकतों में सऊदी अरब वाहिद हुकूमत है, वाहिद मुल्क है जो तसलसल के साथ हमारे साथ रहा है, तसलसल के साथ हमारा दोस्त रहा है। और अभी ये जो OIC की कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हमें सेटबैक पहुंचा है एक लिहाज से, और एक लिहाज से उसमें थोड़ा सा हमने बहाली भी की है, उससे भी यही मालूम हुआ है कि बाकी जो ताकतें हैं वो हमारे साथ इतनी मुखलिस नहीं हैं, इतनी यकसू नहीं है जितना सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने हमेशा हमारे साथ शाह फैसल से लेकर फिर जो नवाज शरीफ साहब के मामले में जो सऊदी अरब की दिलचस्पी थी उनको वहाँ ले जाने में, वो भी नवाज शरीफ साहब की ज़ात की वजह से नहीं थी। मैं समझता हूँ कि वो भी पाकिस्तान के हवाले से थी। फिर अब जो उनका क्राउन प्रिंस का यहाँ आना, फिर भारत में खुलम खुला उन्होंने पाकिस्तान की हिमायत की। पूरे भारत में सफ़े मातम बिछी है और लोगों ने एतराज़ किया है कि ये तो पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं और मोदी साहब ने ये क्यों किया और वो क्यों किया। मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब का वजूद हमारे लिए एक नेमत है। उनकी हुकूमत का और उनकी रियासत का हमारे हक़ में एक तसलसल के साथ होना हमारे लिए एक एसेट है। और मैं यहाँ ये भी जिक्र करता चलूँ कि सऊदी अरब डिप्लोमेसी में टॉप के मुल्कों में से है। उसकी वजह यह है कि तुर्कों की हुकूमत से लेकर फिर जिस तरह उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मामलात तय किए और फिर सारा अपने आप को इसराइल और मिडल ईस्ट के सेंसिटिव पोजीशन में अपने आप को अलाइव रखा, अपने आप को बचा कर रखा, तो ये उनकी डिप्लोमेसी का भी कमाल है। तो वो अगर पाकिस्तान की तरफ राग़िब हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनली भी ये एक बहुत बड़े हमारे कामयाबी की तरफ इसका ये इशारा है। और हमें आइंदा भी ये कोशिश करनी चाहिए कि सऊदी अरब के साथ हमारे जो हैं ताल्लुकात वो बिल्कुल ठीक रहें और हम उनको हमेशा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दें। ठीक, बिल्कुल ठीक। इज़हारुल हक साहब आपने बताया। जनरल साहब आपकी तरफ आते हैं। आप इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो हालात रहे, ताल्लुकात रहे, वो मिसाली रहे। लेकिन मौजूदा हालात में आप क्या समझते हैं? सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ जो वाबस्तगी बड़ी तारीखी, मिसाली, मजहबी हर लिहाज से है। भारत में सऊदी अरब का जो स्टेक है वो ज़्यादातर इकनॉमिक बेस है। फिर अमेरिका का भी इन दोनों ममालिक के साथ एक ताल्लुक़ है, मफादात हैं अमेरिका के भी। ये जो मौजूदा दौरा है और सऊदी अरब का इस कशीदगी को कम करना, ये सऊदी अरब की अपने तय कोशिशें हैं या फिर अमेरिका भी इसमें ऑन बोर्ड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का दौरे का ताल्लुक़ है, वो तो बिल्कुल वाज़ेह है कि उनका जो आज सिचुएशन है या आज से कुछ दिन पहले जो सिचुएशन थी, सूरत हाल थी यहाँ पे, उसी से उसका ताल्लुक़ और वास्ता है। और आपको याद होगा कि पहले वो आना चाह रहे थे और दोनों मुल्कों का दौरा करना चाह रहे थे, पाकिस्तान और भारत।
लेकिन भारत ने उनको इनकरेज नहीं किया, बल्कि मेरा ख्याल है डिस्करेज किया, जिसकी वजह से वो दौरा उस वक़्त ना हो सका। लेकिन बारसूरत जिस तरह उनके अपने ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, या चाइना में अभी उन्होंने नए नए ताल्लुकात बनाए हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे वो कोई ना कोई अपनी अहमियत रखते हैं जो वो रोल प्ले करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने दरपर्दा एक रोल प्ले किया होगा कि ख़ित्ते में जो एस्केलेशन हो रही है, जो ख़तरात जंग के बढ़ रहे हैं, उनको कंट्रोल किया जाए। और अब उनका आना एक तरफ तो पाकिस्तान के साथ यकजहती, दूसरा ये कि पाकिस्तान को अपनी कोशिशों से आगाह करेंगे वो वज़ीर आज़म को कि क्या कोशिशें की और आइंदा के लिए क्या किया जा सकता है। और इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई अबू धाबी में, जिसमें कि सऊदी अरेबिया ने और यूएई ने, मैं समझता हूँ, एक जैसा रोल अदा किया। यूएई ने इनवाइट किया था और मेरा नहीं ख्याल कि यूएई जो है उसने सऊदी अरेबिया से मशवरे के बगैर इनवाइट किया होगा सुषमा स्वराज को, क्योंकि आपको पता है कि यूएई और सऊदी अरेबिया एलाइज़ हैं, बड़े करीबी एलाइज़ हैं और मिलके काम करते हैं। तो इस खेल में ये दोनों मुल्क शामिल थे और पाकिस्तान की नाराज़गी इस पे वाज़े नज़र आती है। हमने बाइकआउट किया, तो मेरा ख्याल है कि उस तनाज़र में भी वो कोई बातचीत करेंगे, कोई वजाहत या कुछ मामला फहमी इस पर करें, ताकि दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो दुरुस्त रहें और उनका जो पुराना एक हमारी यकजहती है वो कायम रहे। हमारे सऊदी अरेबिया के साथ बड़े पुराने मिलिट्री तावन के एग्रीमेंट्स हैं, 1985 से हम एक दूसरे के साथ तावन कर रहे हैं। तो इस वजह से ये ताल्लुक़ ऐसा है कि सऊदी अरेबिया भी इसको ख़राब नहीं करना चाहेगा और पाकिस्तान के लिए तो वैसे भी बहुत अहम है हमारे माशी मामलात की वजह से। तो उस लिहाज से बड़ा अहम दौरा है ये। आमिर साहब, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, पैगाम खुसूसी क्या है? और दूसरा, जो जनरल साहब बात कर रहे हैं कि ओआईसी में भारतीय वज़ीर ख़ारिजा का जाना और फिर पाकिस्तान का इज़हार नाराज़ी, तो अब सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का ये दौरा उस सारे मामले को, वो जो नाराज़ी है पाकिस्तान की, उसको बैलेंस करने के लिए भी हो सकता है? देखिए, एक तो हमें कि इस दौरे में क्या अचीव किया उसके तो हमें इलामिये का इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन कई इसके पहलू हैं। एक तो ये बड़ा अच्छा जो तारीख़ के हवाले से ज़ाहर साहब ने बताया कि इन दोनों ममालिक का जो रिश्ता है वो कितना पुराना और उसकी क्या उसकी असास है वो अपनी जगह। लेकिन इस वक्त जो है पाकिस्तान अभी तक जो है इस पर जो चैलेंज था जो भारत की तरफ से जारियत का, वो पूरी तरह टला नहीं है। पाकिस्तान बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है और ये ख़तरा बिल्कुल बदस्तूर रहेगा कि भारत, क्योंकि उसको इतनी शर्मिंदगी हुई है इस पूरे वाक़े के अंदर, उसको एक उसका सामना करना पड़ा एम्बेरसमेंट का, तो कोई कार्रवाई किसी ना किसी तरह तरीके से करे, ओवर्ट ना करे तो कवर्ट करे। तो हमें देखना ये होगा कि इस वक्त जितने भी हमारे दोस्त ममालिक हैं उन्होंने एक किरदार अदा किया, और वो ममालिक भी जो दोस्त हैं, बज़ाहिर दोस्त लगते हैं लेकिन दोस्त उस तरह से नहीं है, उनका भी किरदार है। और वो ममालिक भी कि जिनसे हमारी बहुत कुर्बत है, उसमें सऊदी अरब जो है एक पेश उसमें नाम आता है। यकीनन ओआईसी के अंदर जो है एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज बन के उभरा था कि जिस तरह से उनके वज़ीर ख़ारिजा को बुलाया गया और पाकिस्तान लाइम था आखिर तक। और इस पूरे वाक़े में जो पाकिस्तान के स्टांस था, मेरे ख्याल में मुनासिब गवर्नमेंट ने स्टांस लिया था। बाज़ लोग तनकीद करते हैं कि जी हुकूमत को जाना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान को वहाँ पर अपना जो भी एहतजाज था इससे बेहतर रिकॉर्ड कराने का वो ज़रिया नहीं था कि हम उस जगह से बॉयकॉट करें या ना जाएं। और यकीनन पसे पर्दा जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भी पाकिस्तान ने पैगाम दिया होगा और सऊदी अरब को भी पैगाम दिया होगा कि हमारी क्या नज़ाकतें हैं। अब गोइंग फॉरवर्ड क्या मेरे ख्याल में इसके अंदर जो बात है कि सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा क्लाउड, जैसे जनरल अमजद साहब ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत बड़ा क्लाउड है उसका, और वो क्लाउड जो है पाकिस्तान जो है उसको लिवरेज के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। ताल्लुकात जो भारत के साथ इतना तनाव कशीदगी में इजाफा हो गया है, हम ये नहीं कह रहे कि उससे जो है हालात एकदम बेहतर हो जाएंगे या मसले हल हो जाएंगे, लेकिन ये जो जंग की कैफियत है उससे उस चीज़ को डिफ्यूज़ करने के अंदर इन तमाम ममालिक का, चाहे वो मगरबी ममालिक हो, अमरीका हो, बरतानिया हो, उसी तरह जो अरब ममालिक हैं, उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। और उसके अंदर पाकिस्तान को अपना जो मैसेज है
वो मेरे ख्याल में जो कहते हैं ना कि जो जिनके ताल्लुकात दोनों तरफ होते हैं वो फिर क्रॉस कर सकते हैं भारत के साथ भी कि जी ये हमारे साथ इश्यूज हैं। और ज़ाहिर है मैं समझता हूँ कि खुशाइंद है, और जो भारत की कोशिश थी हमें तनहा करने की वो उसको बिल्कुल नाकामी का सामना करना पड़े। ठीक है, ठीक है। इज़हारुल हक साहब आपकी तरफ आता हूँ, ये ज़रा बता दें, जनरल साहब ने भी कहा कि सऊदी वज़ीर ख़ारिजा जब इस कशीदगी का आगाज़ हुआ तो उसके फ़ौरन बाद भारत भी जाना चाह रहे थे, लेकिन भारत की जानिब से कुछ रजामंदी नहीं थी। आप क्या समझ रहे हैं कि अब भारत राज़ी है, और फिर जो OIC मामला हुआ उसको लेकर फिर भारत का जो रवैया सामने आ रहा है, लेकिन भारत के अंदर खुद ही भारतीय सरकार की जानिब से जिस तरह की आग भड़का दी गई है, ऐसे हालात में सऊदी वज़ीर ख़ारिजा अगर कोई पैगाम लेके भारत जाते हैं तो उसका भारत की सियासत पे क्या असर होगा? इसमें बासी साहब 2-3 बातें हैं जो मैं अर्ज़ करूं। पहली बात तो ये है कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा अगर भारत में भी एलची अमन का सुलह का पैगाम लेकर जाएं, पाकिस्तान में भी आएँ, तो पाकिस्तान का रेस्पॉन्स और होगा। मैं नहीं समझता कि उनकी किसी काविश को भारत में ज़्यादा पजीराई मिल सकती है। उसकी वजह यह है कि उनके अभी जो दौरा हुआ था क्राउन प्रिंस का, तो भारत में उसका असर भारत के हवाले से कुछ ज़्यादा मुस्बत नहीं था। उन पर यह लेबल लगाया गया कि जी ये पाकिस्तान के हामी हैं। बासी साहब, दूसरी बात मैं ये एक उसूली बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अब हमें इस एहसास, इस कम्प्लेक्स से निकल आना चाहिए कि जो हमारे साथ ताल्लुक़ रखना चाहता है वो भारत के साथ ताल्लुक़ न रखे। ये तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि OIC की कॉन्फ्रेंस में सुषमा स्वराज का जाना हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, और ये भी इट्स अ बिग इफ़ कि अगर ये कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब में होती तो क्या ऐसा होता या नहीं। ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि सऊदी अरब और UAE अलाइज़ हैं, ख़ास तौर पर कतर के मामले में और यमन के मामले हवाले से, लेकिन सऊदी अरब का रिस्पॉन्स शायद मुख्तलिफ होता अगर ये कॉन्फ्रेंस इसका जाए वकू सऊदी अरब में होता। मैं जो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये कि आजकल के जो दुनिया है उसमें हमें इस कम्प्लेक्स से निकल आना चाहिए कि UAE के या सऊदी अरब के या तुर्की के या किसी मुल्क के भारत से क्यों ताल्लुकात हैं। आप देखिए कि इस वक्त भी तकरीबन 90 बिलियन डॉलर्स की तिजारत हो रही है चाइना और भारत के दरमियान। तो हमारी बहुत कम है, शायद 20-22 है। तो हम ये नहीं कह सकते कि चाइना उसके साथ, ये जो महलों में होता है ना कस्बाती में, कि वो फुफ्फी अगर मुझसे नाराज़ है तो तू उसके घर क्यों गया था। हमें ये जो एक्सक्लूसिव किस्म का एक ट्रीटमेंट है अपना, ये अब हमें इससे निकल आना चाहिए। आप इसराइल को देखें कि तुर्की के इसराइल के साथ बाकायदा मुआहदे हैं, लेकिन तुर्की के अरब ममालिक के साथ भी ताल्लुकात हैं। तो भारत का जो पजीराई होती है इन मुल्कों में, हमें उसे बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। अपने तौर पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे सऊदी अरब से अलग ताल्लुकात हों, UAE के साथ अलग ताल्लुकात हों, कतर के साथ अलग ताल्लुकात हों। अगर हमारा अपना घर मजबूत हुआ तो हमें किसी का डर नहीं है, और अगर हमारा अपना घर ही ना मजबूत हुआ, हम अंदर से कमज़ोर हुए, तो फिर खाए सारी दुनिया भारत का बाइकाट कर दे, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैं उसूली बात अर्ज़ करना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक है इज़हारुल हक साहब, घर मजबूत करने की आपने बात की है, और नेशनल एक्शन प्लान को लेकर भी आज जो काबीना का इजलास हुआ उसमें ये फैसला किया गया कि पार्लियामेंट के अंदर मौजूद जो अपोजिशन की जमातें हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। जो फैसले किए जाएंगे मुल्की सलामती से मुताल्लिक, उन पे अपोजिशन के जो पार्लिमानी रहनुमा हैं उनको भी मुशावरत में शामिल किया जाएगा। जनरल, ब्रेक के बाद मैं आपसे यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ूंगा, सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल एक्शन प्लान, और एक मरतबा फिर से इस पे बात, और हाउस इन ऑर्डर करने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत के जो इक़दामात हैं उस पे अंदरूनी और बैरूनी प्रेशर जो आ सकता है उसको कैसे टैकल करना है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं। जनरल साहब, ब्रेक से पहले इज़हार साहब ने कहा कि अपने घर को मजबूत करना होगा। अपने घर को मजबूत और ठीक करने के लिए सानहा APS के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था, लेकिन हमने देखा कि हुकूमतों की जानिब से
जब कोई वाक़या हो जाता था फिर से ये नेशनल एक्शन प्लान जिंदा हो जाता है, वरना जिस तसलसल के साथ इस पे काम करना चाहिए उस तरीके से इस पे काम नहीं हुआ। बहुत से इसके निकात हैं जिन पे तवज्जो ही नहीं दी गई। अब जो मौजूदा हालात हैं इस पे जब पाकिस्तान इस पे अमल कर रहा है तो एक प्रेशर आ रहा है कि बैरूनी दबाव पे आप ये काम कर रहे हैं। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है और नेशनल एक्शन प्लान पे मुसलसल अमल करने के लिए क्या करना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये मुख्तलिफ वक्तों पे मुख्तलिफ तरीके से इस पे काम होता रहा, लेकिन ये जो अभी सूरत हाल आप देख रहे हैं ये कोई 2016 में प्लान बनाई गई थी। नेशनल एक्शन प्लान जो हमारी थी उसमें प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो कुछ था वो 2016 में उसके लिए प्लान बना के तो उस पर काम किया गया, वो नेक्टा को हवाले की गई थी और ये एक दिन का काम नहीं था। बाकी तो आपको पता है कि इसमें दरमियान में हमारे बड़े काफ़ी लंबे वक्त तक के लिए इस पर तवज्जो नहीं थी। फिर जब FATF का किस्सा आया तो हमने मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ तवज्जो दे दी और मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस थे उस पर कवानीन उसमें मजबूत किए, फिर उनमें केसेस पकड़ने के लिए भाग दौड़ की, तो उधर आपने काफ़ी एक्टिविटी दिखाई। फिर अब ये 2016 से चल रहा था ये इनके प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस का किस्सा, इसके लिए 2 प्लान बना के हुकूमत को दी गई थी और दोनों प्लान नेक्टा के हवाले थी। उसमें डी रेडिकलाइजेशन का किस्सा था, कैसे करना है, उससे पहले डी वेपनाइज करना था, फिर क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जिनको सेपरेट करना था, उनकी इंटेरोगेशन, उनके ऊपर मुकदमात, अगर सबूत है तो सजाएं, अगर सबूत नहीं है तो फिर उनको रिहेबिलिटेट करें। बाकी जो लोग हैं उनको कहीं यूज़फुल उनका कोई एम्प्लॉयमेंट कहीं या उनकी जो भी मेन स्ट्रीमिंग है जिस तरह भी हुकूमत फैसला करे उसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस थी और इसके लिए पैसा दरकार था। तो ये वो काम था जो काफ़ी देर से नेक्टा की सुपरविजन में हो रहा था और गालिबन अब आके इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। इसमें हमेशा थोड़ी हिचकिचाहट रही है और वो ये रही है कि अगर ये चीज़ बैकफायर करती है, क्योंकि बज़ाहिर इनके ऊपर पाकिस्तान में कोई मुकदमात नहीं है और बाहर से किसी ने कोई इनके ऊपर इल्ज़ाम तो आयद किए हैं लेकिन इनके बारे में सबूत नहीं दिया। प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में इंडिविजुअल्स का नाम लेते हैं, सबूत नहीं होता। आपने देखा कि हाफिज सईद को आपने कई दफ़ा बंद किया लेकिन फिर अदालत छोड़ती क्योंकि आपके पास सबूत कोई नहीं उसको रखने के लिए। तो ये इशू है कि ये लोग कह सकते हैं कि जी आप हमें बाहर की कुव्वतों के इशारे के ऊपर आपने हमारी पकड़ दकड़ शुरू कर दी। सो ये एक लिहाज से बड़ा सेंसिटिव है। मुझे याद है कि जब हमने इसी तरह इन ऑर्गेनाइजेशंस को रोका था कि आप कश्मीर में नहीं जाएंगे 2003 में, कि जी कश्मीर में नहीं जाएंगे, और इन लोगों को हमने इनके कैंप शैम्प उखाड़े, तो इनमें से बाद लोग पंजाबी तालिबान बन गए, फिर वो इलियास कश्मीरी ग्रुप निकला जो कि तालिबान में शामिल हो गया। तो इस चीज़ में हमेशा खदशा रहता है कि ये लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है आपके जनरल साहब जो आपने उठाया है कि इस चीज़ का हमेशा खदशा रहता है। आमिर साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये बता दें, नेशनल एक्शन प्लान में ये भी था कि आप एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड करेंगे, इन लोगों को आप कौमी धारे में लाएंगे, इनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। फिर उसमें हमने देखा मदरसा रिफॉर्म्स भी थी। आप नहीं समझते कि इस प्लान के बहुत से निकात ऐसे हैं कि जिन पे अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और तसलसल के साथ करने की ज़रूरत है? फैसल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आप ये देखिए कि 2014 और 2015 के वाइल में 20 नुकाती नेशनल एक्शन प्लान आया और उसमें हम ये देखते हैं कि सिर्फ 2-3 नुकात पर जो है अमल हो सका। कि एक तो पाक फ़ौज ने जिस तरह से हरवल दस्ते का किरदार अदा किया और सफाई की, वो जहाँ पर उनके ट्रेनिंग कैंप्स थे या जो इलाके थे, तो उन्होंने पाकिस्तान में कोई ऐसा इलाका रहने नहीं दिया कि जहाँ पर दहशतगर्द जो है वो आराम से रह सके। लेकिन और उसके साथ साथ फिर सज़ाए मौत पे पाबंदी का जो खात्मा हुआ, मोरेटोरियम जो पीपल्स पार्टी ने अपनी नासमझी में लगाया था, उस पर अमल हुआ। बाकी नुकात जो थे, मैं कहूँगा 17 से 18 नुकात, उस पर नीम दिली से अमल हुआ या बिल्कुल अमल नहीं हुआ। अब उसमें आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि मदरसा रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म थे, जुडिशल रिफॉर्म्स थे, और उसमें एक जो जवाबी बयानिए की बात हो रही थी उसके ऊपर भी अमल करना था। अभी कहना बहुत आसान होता है कि जी काउंटर नैरेटिव या जवाबी बयानिया, वो अंग्रेजी का मुहावरा है कि जी डेविल लाइज इन द डिटेल। तो तफसील में जाने की ज़रूरत है कि आप जवाबी बयानिया क्या लेकर आएंगे। उसमें यकीनन जो हमारी तवज्जो थी हमारी फोर्सेस की या हमारी रियासती इदारों की, वो उन तंजीमों की तरफ थी या उन ग्रोहों की तरफ थी कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मुर्तकिब हो रहे थे। और आपने देखा कि पाकिस्तान ने फिर बड़ी कामयाबी से उनका कलाकुमा किया और अब वो जो ऑर्गेनाइज सेटअप है वो आपको नज़र नहीं आता। अब दूसरे मरहले पर आता है कि जी जो बैरून मुल्क से हमारे ऊपर दबाव आता है,
तो जिन तंजीमों की इस वक्त बात हो रही है, मैं बिल्कुल जनरल अमजद साहब की इस बात पे तायीद करूँगा कि बहुत हसास मसला है, क्योंकि इनमें से जैसे जमात दावा पे इल्ज़ाम है। अब जो जमात दावा जो है, या उससे पहले लश्कर तैयबा जो हुआ करती थी, वो पाकिस्तान में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी में मुलविस नहीं रही है, बल्कि इन्होंने इंसानी जो फलाह इंसानियत थी और जब ज़ल्ज़ला आया था मुल्क में तो बड़ा बढ़ चढ़ के किरदार अदा किया था। तो अब सोचना ये है कि इन लोगों को डी रेडिकलाइज करना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसके लिए यकीनन रियासती इदारों को तवज्जो देनी होगी, उनके लिए दूसरे एवेन्यूज़ खोलने होंगे, क्योंकि ये कोई मामूली जराइम पेशा लोग नहीं है कि आप उनके ऊपर जो है लट लेके दौड़ पड़ें। तो हमें सोच समझ किसी तरह जो है जैश मोहम्मद की अगर हम बात करें, उसमें से एक ग्रोह, बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि बाज़ जो थे ग्रुप्स, उन्होंने पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ की जिसका हमारी रियासत ने जवाब दिया, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो इस रास्ते पे नहीं चलना चाहते, तो आपको उनको रास्ता देना होगा। आप दूसरे ममालिक की ईमा के ऊपर जो है सिर्फ नहीं कर सकते, हम अपनी रियासत के मफादात को ये जो आपने बात की आमिर साहब कि दूसरे ममालिक की ईमा के ऊपर पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की हुकूमत ये कह रही है कि हम अपना हाउस इन ऑर्डर करने के लिए ये सारे इक़दाम कर रहे हैं। इजहार साहब, ये महज कोइंसिडेंट ही है फिर अगर ये पहले से प्लान था? एक जुमला वजाहत कर दूं, हम अपने इंटरेस्ट में कर रहे हैं। ये तासुर देना नहीं चाहिए हमें किसी भी तौर के ऊपर कि उनके दबाव के तहत हो रहा है, क्योंकि हम नहीं समझते कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें अपना घर अगर दुरुस्त करना है तो हम अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन ये वही मैंने कहा हसास मसला है कि ये तासुर नहीं जाना चाहिए किसी भी तरह से कि आप किसी और कीमा पे करें। तो आपको इन लोगों को डी रेडिकलाइज भी करना होगा, इनसे गुफ्तगू भी करनी होगी, और ताकि आप जो कहते हैं ना अपने जो आमिर साहब आप बात कर रहे हैं ना कि हम ये तासुर नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये इजहार साहब दुनिया अब इस बात को मानने को तैयार नहीं है। नेक नियति पाकिस्तान की, उस पर हमेशा शक किया जाता है। मौजूदा जो हालात है, इसमें जो इक़दाम हो रहे हैं उस पर भी कहा जा रहा है कि प्रेशर है, कुछ लोग भारत का नाम भी ले रहे हैं, फिर FATF की बात भी हो रही है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि हम हाउस इन ऑर्डर कर रहे हैं। दुनिया को कैसे अपनी नेक नियति का यकीन दिलाया जाए? इसमें अब्बासी साहब 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि दुनिया हमारे साथ हर मामले में एग्री करे, उसमें कुछ हमारा भी कसूर है। जाहिर है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता। हमारे अपने मसाइल हैं, हमारी लिमिटेशंस हैं, तो इस वजह से हम दुनिया की कही हुई हर बात पर को फॉलो नहीं कर सकते, और हमें ये फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि दुनिया क्या कहती है। दूसरी बात जो है, असल बात, वो जनरल साहब ने सही कहा है कि इन ग्रुपों को ख़त्म करना, इरेडिकेट करना, इनको मेन स्ट्रीम में लाना आसान नहीं है। मैं इसकी वजाहत करूं कि ये जो ग्रुप है इनमें 3 किस्म के लोग शामिल हैं। पहली किस्म के वो लोग हैं जो मजहबी हवाले से डाई हार्ड हैं, जिहाद पर यकीन रखते हैं, और वो अपना आप ये कहें कि ब्रेन वाश्ड हैं या बहुत ज़्यादा कट्टर हैं। एक तो वो लोग हैं जो इन तंजीमों का दिल है, हार्ट है इनका। दूसरे वो लोग हैं कि जो बेरोज़गारी से तंग आए हुए हैं और तंग आकर उन्होंने बंदूक उठा ली। आप ये देखें कि वज़ीरिस्तान में 70 साल में कोई कारखाना नहीं बना, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई बाज़ार नहीं बना। जो पैसे हमारे जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो बड़े बड़े खानों और मलकों को देते रहे, आम मासूद जो था वो उसने बंदूक उठा ली। अच्छा, जनूबी पंजाब में बदतरीन किस्म का सैकड़ों साल पुराना फ्यूडलिस्टिक सिस्टम है, जागीरदाराना निज़ाम है, इसीलिए मदारिस वहाँ ज़्यादा हैं। इसलिए लोग अपने छोटे छोटे 3-3, 4-4 साल के लख्त हाय जिगर को बेचकर, ऊँटों की दौड़ में भेजकर पैसे लेते हैं। तो दूसरी किस्म के लोग ये हैं जो गुर्बत और बेरोज़गारी से तंग आए हुए हैं। तीसरे वो लोग हैं जो मुआशरे के धत्कारे हुए हैं, पुलिस ने उनको ख़राब किया, किसी ने उनके बाप को मार दिया तो वो बदला लेने के लिए डेस्परेट हो गए। अब ये जो 3 गिरोह हैं इनको अलग अलग डील करना चाहिए। बेरोज़गारों को रोज़गार देना चाहिए, जो पुलिस के सताए हुए हैं उनको इंसाफ देना चाहिए, और जो मजहबी लिहाज से डाई हार्ड हैं उनको, जिस तरह आमिर साहब ने कहा कि बयानी की ज़रूरत है, आपने उन्हें कायल करना है कि भाई रियासत की मौजूदगी में जो प्राइवेट आर्मीज़ हैं, प्राइवेट ग्रुप हैं, ये आज तक नहीं हुआ, फुक़हा ने इसकी इजाज़त नहीं दी, हदीस में इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक रियासत है, मुसलमानों का मुल्क है, हुकूमत फैसला करेगी कि क्या जिहाद करना है। डिफेंस के लिए हमारे पास मुसल्लह अफवाज हैं जो मुसलमान हैं, जिहाद की क़ुव्वत से, जज्बे से सरशार हैं। तो मैं ये अर्ज़ करूं कि ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप शामिल हैं इसमें,
इनको अलग अलग उनकी साइकोलॉजी के लिहाज से, उनके जज्बात के लिहाज से ट्रीट करना चाहिए। ये मुश्किल काम है, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन हमें ये करना है जी। हम इनको इस तरह नहीं छोड़ सकते। और वजीर आज़म ने ये जो कहा है कि हमारी सरजमीन किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, ये लॉजिकली बिल्कुल सही बात है, इंसाफ की बात है और हमें इस पर अमल पैरा होना पड़ेगा। ठीक, इज़हार साहब आपने ये भी कहा कि दुनिया की फिक्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें FATF की सनद भी चाहिए होती है, हमें IMF से भी कर्जा भी चाहिए होता है, तो दुनिया को कायल करना कहीं ना कहीं लाजमी होता है। जनरल साहब आपकी तरफ आता हूँ, ये बता दें कि जो सूबों का रोल था उसको लेके फिर नेशनल एक्शन प्लान, एपिक्स कमेटियों के इजलास हुआ करते थे, लेकिन ये सिलसिला फिर से रुक गया। फिर पुलिस रिफॉर्म्स की बात थी, पुलिस कल्चर को बदलने की बात थी, साहिवाल का एक वाक़या हो गया। पुलिस के मामले में तो बिल्कुल ना होने के बराबर यहाँ पे कुछ बाकी सूबों में, KP में कुछ सुना था बेहतरी है, बाकी सूबों में तो कोई पेशरफ्त नहीं हुई। देखिए, जहाँ तक सूबाई हुकूमतों का ताल्लुक है, अगर आप देखें तो उनके अपने अपने 18th अमेंडमेंट के बाद फेडरेशन का कोई ख़ास कंट्रोल नहीं है, और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सूबाई मसला है। लिहाजा वहाँ पे एम्फेसिस अपने उसके मुताबिक हैं। पुलिस जो है वो आपने पोलिटिसाइज की हुई है बुरी तरह, वो उनसे काम अपनी मर्ज़ी के लेते हैं। तो ये कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं थी जो की गई। और अब भी जो मेरा ख्याल है कि डी रेडिकलाइजेशन या ये जो हम कर रहे हैं प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस का के बारे में, इनमें तमाम सूबों में काम हो रहा है, और उसकी गालिबन वजह यह है कि लोकल मिलिट्री अथॉरिटीज़ जो हैं वो कोऑर्डिनेट कर रही हैं सेंट्रल लेवल पे। तो उसकी वजह से ये आपको नज़र आ रहा है कि तमाम सूबों में काम हो रहा है। वरना मनी लॉन्ड्रिंग का आप देख लीजिए कि क्या हशर हुआ, कोई सूबा उस पर काम नहीं कर रहा। सिंध में इतने केसेस पकड़े गए और सिंध की हुकूमत खुद ही उसके शवाहिद गायब करने में मुलव्वस है। तो ये मुश्किलात हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और जिधर तवज्जो दिलवाना चाह रहा था, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए, हमारे सारे स्टांस में ख़राबी क्या हुई कि ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस थी, इनके ऊपर सिर्फ भारत बाहर से इल्ज़ाम लगाता था। और ये मुझे पता है कि 2003-04 के बाद से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कहीं जा नहीं रही थी, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनको सख्ती से मना किया। और उसमें एक और बहुत बड़ा एलिमेंट था कि कश्मीरी खुद नहीं चाहते थे कि इनमें से कोई उधर आके तो कुछ करे। यानी मुख्तलिफ, मेरे साथ एक प्रोग्राम में दो साल पहले की बात है कि अली गिलानी साहब थे, और उन्होंने बिल्कुल मिन्नत की, उन्होंने कहा जी खुदा का वास्ता इन लोगों को रोकें वहाँ पे, हमारी वरना ये बदनाम हो जाएगी हमारी स्ट्रगल, हम नहीं चाहते कि बाहर से कोई आए। तो इसलिए ये तो जाते नहीं थे। लेकिन भारत का एक बयानिया था, वो इल्ज़ाम लगाता था, दुनिया हमें सबक देना शुरू कर देती थी कि जी ये इन लोगों को, पाकिस्तान को चाहिए कि टेररिज्म रोके। अब चीज़ ये है कि अलमिया ये था कि 70,000 लोग आपके मारे गए, इकॉनमी आपकी बर्बाद हो गई, सब हुआ, फिर टेररिस्ट भी दुनिया में आप ही कहलाए। ये किसका कसूर था? फिर इसमें ये देखिए कि जो अगर हम टेररिज्म करवा रहे थे भारत में, तो फिर 70,000 लोग को उधर मारे जाने चाहिए थे, यहाँ मारे जाने चाहिए थे। क्या हमारे पास जो वजारत खारिजा खाली थी, मैं उधर आ रहा हूँ, उसमें खुद वज़ीर खारिजा थे, हम बता नहीं सके दुनिया को? मैं उधर आ रहा हूँ। देखिए, मैं बात उसी पे ला रहा हूँ। अब चीज़ ये है कि ये एक नैरेटिव था जो भारत ने फैलाया, हमने उसको काउंटर नहीं किया। हमें समझना चाहिए था भारत ने कोई एक दफ़ा नहीं कहा, बहुत दफ़ा कहा। उनकी फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव थे कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना, वो बरमला कहते थे। पाकिस्तान को एपिसेंटर है टेररिज्म का, इसको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कराना, वो बरमला कहते थे। कोई छुपी हुई बात नहीं थी। और टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कराने का उनका मकसद यही था कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग जाएं और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन आए और पाकिस्तान की फरियाद भी कोई ना सुने, और पाबंदियां लगेंगी तो ये इकोनॉमिकली बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। दूसरा फ़ायदा ये था कि ये टेररिज्म जो है, कश्मीर में जो जद्दोजहद है उसका कहेंगे कि जी ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, लिहाजा भारत को खुली छुट्टी मिल जाएगी, ह्यूमन राइट का किस्सा खत्म हो जाएगा। वॉर ऑन टेरर में आप हर तरह के हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, आप तो एरियल बॉम्बिंग भी कर सकते हैं। अब ये वो चीज़ थी जो पनपती रही और हमारी तरफ से, ठीक है, ये हालात पैदा हो गए। जनरल साहब एक ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे यहीं से सिलसिला शुरू करेंगे। बॉम्बे में हमें ये जो कश्मीर के मौजूदा हालात हैं, फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान इस वक्त इन हालात में है, क्या बहुत वक्त पहले अगर पाकिस्तान इक़दाम कर लेता और जो कुर्बानियां हैं दुनिया के अमन को बचाने के लिए पाकिस्तान की, उनका इदराक करवा दिया जाता तो शायद ये आज हालात ना होते। इन्हीं मामलात पे एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। ब्रेक से पहले आमिर साहब कुछ जिक्र हुआ था नवाज शरीफ साहब का कि उनके दौर में वजारत खारिजा जो है वो उनके पास ही कलमदान था, कोई वजीर नहीं लगाया गया था। बाद में खैर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनको लगाया गया। लेकिन आजकल जो नवाज शरीफ साहब की सेहत को लेके और फिर वो इस ज़िद पे कायम है कि मैं नहीं जाना अस्पताल। आप बहुत से लोगों का ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब बेसिकली लंदन जाना चाहते हैं। अगर वो लंदन चले जाते हैं तो आप नहीं समझते कि बहुत बड़ा सियासी धचका होगा उनके लिए, उनकी जमात के लिए? देखिए, ये धचका सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं होगा, बल्कि उनको तो एक तरह का रिलीफ मिलेगा। ये धचका होगा पीटीआई के लिए, इसलिए कि पीटीआई का जो पूरा फ़लसफ़ा है वो इत्तेसाब के गिर्द घूमता है और इस चीज़ के गिर्द घूमता है कि किसी भी सूरत में लोगों के साथ जो है तरजीही सलूक नहीं होगा और वो हमेशा एनआरओ की मुखालफत की बात करते हैं। तो ये जो धचका होगा वो पीटीआई को होगा, अगर होगा इस तरह की कोई बात ये है कि हमें जो समझना चाहिए कि इसमें कोई दो राय नहीं कि नवाज शरीफ साहब अगर अलील हैं तो उनको जेल मैनुअल के हिसाब से जिस तरह दीगर कैदियों को सहूलतें वहाँ पहुँचाई जाती हैं, उनको बेहतरीन सहूलतें पहुँचानी चाहिए। उसके साथ साथ एक और सवाल ये पैदा होता है कि PMLN जब ये कहती है कि जी इलाज मालजे की सहूलतें नहीं है, तो ये कैटेगोरिक तरीके से उनसे सवाल होना चाहिए कि आपको किस किस्म की सहूलतें चाहिए। आपको पाकिस्तान में चाहिए, कोई आप किसी मखसूस डॉक्टर को चाहते हैं, तो वो चीज़ भी ज़ाहिर है कि एक सियासी जमात है और वो इस इशू को जो है वो इंसानी हमदर्दी जो है जमा समेटने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक तरह की प्रोपेगेंडे की लड़ाई है कि जिसमें बीमारी जो एक बहुत ही संजीदा मसला होता है और पर्सनल मसला होता है, उसके ऊपर तो हमें इतनी बात करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में जो अच्छी सहाफ़त होती है उसमें आप लोगों की जो प्राइवेट लाइफ है उसको डिस्कस नहीं करते, जो उनकी रिपोर्ट्स हैं मेडिकल की वो डिस्कस नहीं करते, लेकिन हमारी यहाँ डिस्कस हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में एक प्राइवेट चीज़ है और उसके अंदर बहुत बड़ा कसूर मैं समझता हूँ कि हुकूमत नहीं। लेकिन आमिर साहब ये पोलिटिसाइज है। आज भी मरियम साहिबा कह रही हैं कि उन्होंने मनाने की कोशिश की, उनकी जो दादी हैं नवाज शरीफ साहिबा की वालिदा, उन्होंने उनको कहा कि आप हॉस्पिटल चले जाएं। हमजा शहबाज ने कहा, शहबाज शरीफ ने कहा, लेकिन वो बज़िद हैं कि मैंने नहीं जाना। तो ये जब ऐसे मामलात हों, आप 3 बार वज़ीर आज़म रहे हों, फिर आपकी सेहत का मामला पब्लिक है, फिर उसको डिस्कस तो करना पड़ता है ना? नहीं, वो यकीनन होगा, डिस्कस होगा। मैं सिर्फ रिपोर्ट्स की जो हमारी नीटी-ग्रिटीज आती है ना फैसल साहब, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि उनका फला जो है उसके अंदर क्या चीज़ निकला, वो मेरे ख्याल में मुनासिब बारीक बीनी में नहीं जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि कोई भी जो शख्स होगा वो नहीं चाहेगा कि उसकी कमजोरियां जो हैं वो सबके सामने आए। जी ठीक है, मेरा ये कहना था। ठीक इज़हार साहब, मैं नहीं जाऊँगा, बार बार वो कह रहे हैं और फिर वो कह रहे हैं कि मेरी तज़हीक की जाती है वहाँ पे अस्पतालों के चक्कर लगवा के। और आज भी मरियम नवाज साहिबा ने कहा, बल्कि आज तो बाकी लोगों को मुलाकात भी नहीं करने दी। मैं अर्ज करता हूँ भाई साहब, मैं आपका सवाल समझ गया जी, मैं समझ गया आपका सवाल। पहली बात तो ये है कि हम दुआ करते हैं मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब को खुदा सेहत कामिला आजला दे, वो बिल्कुल सेहतमंद हों। हम उनकी तंदुरुस्ती के, सेहत के दिल से ख्वाहां हैं। दूसरी बात यह है कि 22 करोड़ या 23 करोड़ आदमियों में क्या सिर्फ वही बीमार हैं? अस्पतालों में क्या दूसरों की तदहीक नहीं होती? वो जो कहते हैं ना कि ऐ शम्मा तुझ पे रात ये भारी है, जिस तरह हमने तमाम उम्र गुजारी है इस तरह। वाह जनाब, 10 साल आपका मुसलसल हुकूमत रही, उससे पहले भी वक्फे वक्फे से रही। अस्पतालों में अगर बीमारों की तदहीक हो रही है तो इसका कौन जिम्मेदार है? खूगरे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले। यहाँ तो लोग अस्पताल पहुँचने से पहले दम दे जाते हैं। यहाँ तो रिक्शों में और एम्बुलेंसों में हामला औरतें बच्चे जन्म दे के मर जाती हैं। आप किस बीमारी की कर रहे हैं और आपको आपके घर वाले बना रहे हैं, तो आप कौन सा नखरा दिखा रहे हैं, कौन सी इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं? आपका तो ये हाल है कि आप और आपके भाईजान अगर छींक भी आती थी तो लंदन जाते थे। और सबसे बड़ा लतीफ़ा ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने सेहत के ऊपर, पंजाब में सेहत के जो उनके इंतजामात थे उन पर वीडियो प्रोग्राम लंदन से उस वक्त किया जब वो इलाज कराने के लिए गए हुए थे। तो क्या क्या सितम ज़रीफियाँ हैं, अवाम को इलाज की क्या सहूलियात मुयस्सर हैं, कितने अस्पताल बनाए हैं। उसके बाद हम फिर दुआ करते हैं कि खुदा उन्हें सेहत दे, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन आप उसी तरह एक पाकिस्तानी की तरह बिहेव करें। आप बाहर क्यों जाना चाहते हैं? ठीक, जनरल साहब, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब लंदन जाना चाहते हैं तो प्ली बारगेन का कानून मौजूद है, आप प्ली बारगेन कर लें। नैब के कानून में
प्ली बारगेन की शिक, पहले भी इस पर बहुत से खदशात तहफ़्फ़ुज़ात आते रहे और इसको असल एहतसाब की राह में रुकावट भी करार दिया जाता रहा। नैब के कवानीन बदलने की बात भी की गई, लेकिन अगर हुकूमती वज़ीर ये ऑफ़र दे रहा है, फिर जो PTI का एहतसाब का मिशन है, आप नहीं समझते कि उस मिशन में भी कहीं लड़खड़ाहट है? नहीं, ये बात नहीं है। जबकि आज भी कानून में ये चीज़ मौजूद है, तो जब तक कानून बदला नहीं जाता, ये कानूनी सहूलत तो मौजूद है लोगों के लिए, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कई लोगों ने की है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, PTI जो है वो मैक्सिमम जो कुछ कर सकती थी वो यही था कि नवाज शरीफ साहब को ये कहे कि जी जो डॉक्टर आपको पसंद आई या जहां आप जिस हॉस्पिटल में, पंजाब के हॉस्पिटल्स में या लाहौर के हॉस्पिटल्स में जिसमें आप चाहते हैं कि बेहतर सहूलत है, आप हमें बताएं, हम वहां ले जाते हैं। और वो गालिबन उन्होंने ये ऑफर कर दिया, ये कर दिया। लेकिन जनरल साहब मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं, साहब जो है हकीकी एहतसाब के लिए मेरी बात मुकम्मल होने दें। नहीं समझते कि प्ली बारगेन के कानून में एक सेकंड मेरी बात मुकम्मल होने दें। वो बात अलग है, वो पार्लियामेंट जाने और ये जाने, मेरी बात मुकम्मल होने दें। इस ज़हन में रखें, नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता हैं, सवाए अदालत के उनको कोई और रिलीफ नहीं दे सकता लंदन जाने का या कहीं और का। तो अदालत ने पीछे फैसला दिया है, किसी का इसमें कोई लेना देना नहीं। इन्होंने वहां पे जमानत मांगी थी और उसके बाद जमानत हो जाती, फिर हुकूमत अगर रुकावट बनती तो कोई कह सकता था कि जी आपने ECL से नहीं निकलने दिया, बाहर नहीं जाने दिया। अदालत ने ही रोका, क्योंकि बोर्ड, जो मेडिकल बोर्ड हुए 5 हुए, उन्होंने कहा जी कि इनके हर बीमारी का इलाज यहां मौजूद है, बाहर जाने का कोई तुक ही नहीं बनता। तो अदालत ने फैसला दे दिया। अब इसका किसी के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील की हुई है, उसका फैसला आ जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट उनको कहता है कि जी ठीक है, उनको बाहर जाने दिया जाए तो PTI क्या कर सकती है? सो ये मेरा ख्याल है कि हम बहस ही गलत कर रहे हैं। ये किस्सा अदालतों का है, डॉक्टरों का है। डॉक्टरों ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्टें पकड़ा दी हुई हैं, अदालतें उसकी बुनियाद पर फैसला करेंगी और जो फैसला होगा उसके मुताबिक वो चले जाएंगे, बाहर जाएं या इधर जाएं। बाकी वो नाराज हैं, जिद कर रहे हैं कि जी मैंने ट्रीटमेंट नहीं कराना, मैंने नहीं कराना। ये उनकी फैमिली का काम है, उनको राजी करना। जनरल साहब, प्रोग्राम का वक्त हो गया, बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब आपका, आमिर जिया साहब आपका, इज़हारुल हक साहब आपका। आज के प्रोग्राम इतना ही। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फैसल अब्बासी को इजाजत दीजिए।